दोस्तों आज हम करने वाले हैं चित्रा प्रकाशन के मास्टरमाइंड से वास्तविक संख्या का चैप्टर। ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो देखो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें पूछा है अपरिमेय संख्या कौन सी है। हमेशा याद रखना है अपरिमेय संख्या रूट वाली संख्या होती है जो रूट में होंगी, जैसे √3, √2। अगर माइनस का √3 भी है तो तब भी ये अपरिमेय संख्या। अगर ये √2 + 3 भी है तब भी ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होंगी? जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाएंगी। P/Q का फॉर्म का मतलब है जैसे 2 के नीचे हम 1 मान सके तो देखो एक P/Q के फॉर्म में आ गई। माइनस के 2 भी, ठीक है ना, 4/5 भी, ये इस प्रकार होंगी। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होंगी। अब देखो सवाल हमें दे रखा था कि ऑप्शन में देखो, यहाँ सवाल में एक इधर देखो, सवाल में इधर जूम करो इधर, तो रूट के 25 है। देखो रूट के 25 दे रखा है हमें, रूट के 25। तो ये 25 को 5 × 5 कर देंगे जोड़ा में, तो 5 आ जाएगा। तो 5 क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक है, यूँ तो होगी ना। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 81। तो 9 × 9, तो 9 आ जाएगा। 9 क्या है? परिमेय संख्या। ये भी नहीं है। नंबर 3 कौन सा ले रहे? 5/3। ये क्या है? 5/3 क्या है? परिमेय संख्या है। और रूट की देखो डी वाला जो ऑप्शन दे रखा 5 + √2, ये क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या। तो पेपर में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमें लिखना पेपर में कि तीसरे का डी 5 + √2 है। बस इतना लिखना आपको, ये तो समझाने के लिए लिखा गया। अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे। अब ये चौथा क्वेश्चन और दे रखा है। इनमें पूछा कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या। पिछले वाले सवाल में अपरिमेय पूछा था, इसमें पूछ रहा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वही वाली P/Q के फॉर्म में जो लिखी जाएंगी। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कैसे। देखें पहला ऑप्शन दे रखा रूट के 3/5, ये तो सीधी बात है कि अपरिमेय संख्या है। बी जो है रूट के 2 × रूट के 7, इन्हें एक ही रूट में ले लो तो 2√7, तो 7 दूनी 14। तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। और नंबर सी जो दे रखा, एक तो ये दे रखा रूट के 5 + रूट के 7, और एक दे रखा रूट के 5 - रूट के 7। और डी देखो हमें समय बचाना। पेपर में जरूरी नहीं है कि हर सवाल को सॉल्व करना, कुछ बुद्धि का भी प्रयोग करना हमें। जैसे रूट के 12 दे दिया ये, तो 12 को रूट में लिख सके 4 × 3, और 4 किसका वर्ग हो गया? 2 × 2 का। तो जोड़ा बनना 2 ले लेंगे बाहर, पर इस पर रूट नहीं है, मतलब इसका जोड़ा नहीं, तो ये हो जाए रूट के 3। तो यू क्या है? अपरिमेय संख्या। अब बची क्या? सीधी यही होएगा आंसर। तो इसे बिना सॉल्व भी कर देना, पर मैं आपको सॉल्व करके जरूर बताऊंगा कि बाई चांस ये मतलब ऐसा आ जाए तो कैसे करना पेपर में। ठीक है ना, बहुविकल्प में ना आए तो देखो यहाँ फॉर्मूला बनना है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा। तो जो फॉर्मूला होगा a + b a - b, a की घात 2 - b की घात 2। a जो है हमारा रूट का 5 है और b जो है रूट का 7 है। तो यहाँ धर दो। देखो a की जगह क्या धर देंगे? रूट के 5, इसकी घात 2, √7 मतलब b की घात 2 मतलब √7 की घात 2। देखो 200 रूट खत्म, तो 5 बचेगा। 200 रूट खत्म है, 7 बचेगा, तो आ जाएगी -2। तो यही आंसर है। और ये -2 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझे दोस्तों? अब जैसे ये इसका चौथे का अथवा सवाल दे रखा है, इसमें परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो आप ध्यान से देखना, रूट के 2 अपरिमेय संख्या है, रूट की 3 अपरिमेय संख्या है, और √7 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो सीधी क्या होगी? परिमेय संख्या। पर हमें पता होना चाहिए रूट के 9 कैसे निकालेंगे। तो देखो रूट का 9 है, तो 9 का मतलब है रूट का 9, तो 3 × 3, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो यू क्या है? एक परिमेय संख्या। तो इस प्रकार इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्त। एक क्वेश्चन पूछा है थ्योरिकल, मतलब जो भाषा के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5वां सवाल कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। तो देखो परिमेय संख्या ले ली हमने 2, और एक अपरिमेय संख्या ले ली रूट के 3, और इनका अंतर का मतलब है घटाना। तो ये 2 - √3 क्या बननी है? देखो आपको पीछे भी बताया था मैंने, एक 5 + √3 हो या √3 - 2 हो, ये सब क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा ये अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। तो पेपर में हम कैसे लिखेंगे कि प्रश्न 5 का ए ऑप्शन, ए का क्या है? सदैव
अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्त, आप छठा क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट और बता रहे हैं, जैसे कि इसमें अंतर क्या, इस बार तो अंतर दिया, अगर अगली साल मतलब तुम्हारे एग्जाम में योगफल दे दे, गुणनफल दे दे, तो कैसे करोगे। तो वो कह रहे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। तो देखो, परिमेय संख्या √2 और अपरिमेय संख्या √3, इनका योगफल मतलब जोड़ दो, क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर ये नू कहते हैं कि इनका गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो 2√3, तो 2 की √3 में करेंगे 2√3 आएगा। यू भी क्या है, अपरिमेय संख्या। समझे। तो पेपर में कैसे भी पूछे, गुणनफल पूछे, अंतर पूछे, योगफल पूछे, सबका हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है। अब देखो ये वाला सवाल करेंगे, 148 और 185 का सरलतम रूप क्या, मतलब इनमें भाग दे के सोल्व करना। ठीक है। अब देखो ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये 2024 में पूछा गया कि कैसे करना। देखो इनका तो भाग हो नहीं रहा, देखो यहाँ 5 है, यहाँ से कोई 5 कटेगा नहीं, मतलब बहुत समस्या काटने में। तो आप क्या करोगे, अकेले अकेले काट लो। पहले 148 के फैक्टर कर लो कितने होंगे। तो 148 किससे कटेगा, देखो पीछे 8 आ रहा, 4 से काट लो। 4 का भाग 2, इसमें 14 में 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28। तो 27 की 4 में गुणा करेंगे तो 148 आएगा। 37 की गुणा, हाँ 37 की गुणा, सॉरी। और 185 की, ऐसे 185 में 5 का भाग दे दो, क्योंकि पीछे 5 आ रहा। तो देखो 5 तिया 15 और 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35 गुणा 5। अब यू इनका यही तो दे रखा। अब सोल्व कर सको तुम। 148 को क्या लिख सकें, 37 गुणा 4, और 185 को क्या लिख सकें, 37 गुणा 5। 37 से 37 खत्म, तो 4/5। तो पेपर में इसका आंसर क्या लिख देंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, ये आंसर होगा तुम्हारा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करेंगे 8 मार्च 2022 व 23 में पूछा गया। तो ये कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो हम जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या की परिभाषा। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो दो से मतलब जो सॉरी अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो स्वयं से मतलब अपने आप से कट जाए और एक से कट जाए। मतलब कहने का मतलब है उनमें खुद का भाग चला जाए या एक से भाग चला जाए। जैसे हम 2 फैक्टर हो, सिंपली 2 फैक्टर का मतलब है जैसे 2 है तो 2 को मतलब 2 से भी कट जाएगा 2 और 1 से भी कट जाएगा। और बताओ कोई ऐसी संख्या है जो 2 को काट दे। अब हम कह में 3 कह में 3 को कौन कौन काट सके, मतलब 3 में किस किस का भाग जा सके बताओ। 3 और 1। 5 में किसका भाग जा सके बताओ, 5 और 1। और 7 में किसका भाग जा सके, 5 और 7 और 1। इस प्रकार अब जैसे 9 है, हमने 9 ले ली, देखो 3 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा और 1 से भी कट रहा। तो कितने सारे फैक्टर हो गए, और हमारे 2 फैक्टर होने चाहिए थे और ये ज्यादा हैं। तो यू क्या है, एक विषम संख्या है। वैसे भाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या वो होती है जो 2 फैक्टर से ज्यादा हों। 2 फैक्टर से ज्यादा है ना, जैसे 3 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा। ठीक है। वैसे तो ये भाज्य भी है, साथ में ये विषम भी है, क्योंकि विषम मतलब 2 से ना कटती वो संख्या विषम होती है। ठीक है जी, यहाँ तक हम समझ गए। तो हमें ऑप्शन दे रखे थे पेपर में, एक तो 0 और 1 और एक दूसरा 2 और तीसरा D। तो एक सिंपली आपको पता है कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके फैक्टर कितने, फैक्टर का मतलब है टुकड़े, गुणनफल 2 और 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब पेपर में एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो जो 140 जो संख्या दे रखी है, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो इसके गुणनखंड करेंगे अभाज्य, जिसके अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 7, मतलब इनसे भाग जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 6 से भाग दे दोगे तुम यहाँ, या तुम 10 से भाग दे दोगे, वो नंबर लोगे जो अभाज्य संख्या हो। जैसे 7 ले रहे हैं हम, 7 दूनी 14, 2 अब 2 लेंगे, ना कि आप 10 लोगे, क्योंकि 10 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 ले सकते हो, 2 का भाग दोगे 10,
फिर 2 का लोगे 2 पंजे 10 और 5 एकन्ना 5, और तब तक भाग देना जब तक 1 ना आ जाए। अब इसके जो फैक्टर बने हैं 140 के, कितने बने? 7, 2, 2 गुणा 5। अब देखो एक सब पे एक घात होती है, तो देखो बेस सेम है, तो ऊपर की घात क्या हूँ मैं? जुड़ जा। कि आपने पढ़ा होगा कि a की घात m और a की घात n, तो होता है जब सेम ये होता है एक a ले लें ऊपर वाले जोड़ दें m प्लस n, तो ऐसी प्रकार हम यहाँ जोड़ देंगे 1 और 1 2। तो अब ऑप्शन में देखेंगे ये कहाँ पे आ रहा, तो अब यहाँ देखो ऑप्शन में आपको कहाँ मिलेगा ये 7 हैगा, 2 की घात 2 किस में? ये रहा, और 5 ये सी वाला ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाए सी। ठीक है, तो पेपर में हमें ऐसा लिखना 9 में का सी, 7 गुणा 2 की घात 5, इस प्रकार हमें लिखना पेपर में आंसर। ठीक है, अब देखो ये वाला सवाल करेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक है, और ये जो 10वां सवाल है ये आपको स्वयं हल करना है। ठीक है, ये होमवर्क है आपका 144 वाला, इसको हम 156 वाला बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो देखो दोस्तों, तो हमें तो वो फैक्टर लेने हैं, मतलब वो संख्या लेनी है वहाँ जो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, वो संख्या नहीं लेनी जो भाज्य हो। जैसे 6 से कट रहा, पर हम 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 भाज्य है, अभाज्य संख्या लेंगे। तो हम ले लो 2 इसलिए ले रहे क्योंकि पीछे से चेक करें 2 6 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 2 अट्टे 16। अब पीछे 8 आ रहा, तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा, तो 2 से ले लो 2 तिया 6, 1 बचेगा 2 नाम 18। अब देखो 3 से ले लो, 3 एकन्ना 3, 3 तिया 9, और ये 13 एकन्ना 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, तो 2 देखो इस पे भी घात 1 है, इस पे भी 1 है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ऑप्शन में देखेंगे ये हमारा बी ऑप्शन मिल रहा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो सवाल में, यहाँ आप देख सकते हो, देखो बी वाला ऑप्शन आपको ये मिल रहा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो देखो इस सवाल का मतलब समझते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म, सह का मतलब होता है 7, और अभाज्य संख्या होती है जिनके 2 फैक्टर हों, मतलब जो अपने आप से कटती हो जो 1 से कटती हो, तो उनका जोड़ा। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो मतलब सहअभाज्य संख्याओं का हमें जोड़ा बताना है, इनमें से कौन सा। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो वो कौन सी 2 संख्या हैं? सहअभाज्य संख्या। अब देखो सहअभाज्य संख्या कौन सी हो गई हमेशा याद रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल में भी समझा रहा हूँ आपको, जैसे 4,5 ले लिया मैंने, ठीक है, या 15 ले लिया, सपोज करो 15 ले लिया, यहाँ मैंने ले लिया 16 और 15। ठीक है, ये अच्छे से समझोगे आप, बड़ी संख्या जो मैंने ले ली 16 और 15 ले ली। 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। ठीक है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, ऐसे लिख लेंगे। और इनका एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन हो। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं 2 नहीं है। अब देखो यहाँ हम 1 रख सकें क्योंकि 1 सबके साथ होता है, क्योंकि हम दो देखो 2 देखें तो 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकें 2 गुणा 1 लिख सकें, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो 1 तो सबके साथ हो गया। तो देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो इनका 16 और 15 का एचसीएफ कितना आया? 1 आया। और जिन भी 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है वो हमेशा दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। तो हमें फैक्टर करने हैं। अब देखो जैसे ये हैं, यहाँ ध्यान से देखना, ये 14 और 35 है, तो 14 को लिख सकते हैं 7 गुणा 2, और इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 5। ठीक है, तो देखो 7 यहाँ कॉमन है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? बोलो 7 आएगा। तो एचसीएफ कितना आना चाहिए था? 1। तो यूँ तो होगा ना। अब दूसरा देखो यहाँ 18 9 गुणा 2, और यहाँ यूँ 5 गुणा 5। अब देखो इनमें कहीं कुछ कॉमन आ रहा ना आ रहा, पर 1 हम मान सके हैं, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो यहाँ 1 हो जाएगा एचसीएफ। तो इसका मतलब जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 आए वो सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब जैसे ये 31 93 दे रखे हैं, तो इसे लिख सकें 31 1, यहाँ 31 गुणा 3। ठीक है, 31 गुणा 3, तो यहाँ एचसीएफ जो आ रहा है 31 आ रहा है, क्योंकि 31 यहाँ भी है, 31 यहाँ भी है। अब देखो यहाँ
इसे भी लिख सको, इसे लिख सकें 2 गुणा 16, और इसे कितना लिख सकें 2 का भाग दे लो, 2 3 6, 2 1 ना 2, इनमें HCF कितना आ रहा 2, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। सवाल होमवर्क में दिया था, अगर कुछ बच्चों से हो गया तो ठीक है, जिनके समझ में नहीं आया तो दोबारा बताते हैं कैसे करना। देखो सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF 1 आता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन ये दे रखे हैं 18 25 5 15 7 21 और 31 93। ठीक है, अब देखो फैक्टर कैसे करेंगे। जैसे 18 है तो इसे नू लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसे 5 गुणा 5। अब देखो इनका जो HCF आएगा, इनका देखो यहाँ 1 मान लेंगे और यहाँ भी 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 की गुणा 5 में करोगे तब भी 5 आएगा, कोई फ़र्क ना पड़ेगा। तो HCF 1 आ रहा, तो इन दोनों को जो HCF आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर ये है। अब जैसे बाई चांस अगर ये होता तो देखो इसे कैसे करेंगे, 5 गुणा 1 और यहाँ 5 गुणा 3, तो इनका जो HCF आएगा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन क्या है, सबसे बड़े से बड़ा नंबर, तो 5 है, तो यहाँ 5 ले लेंगे, तो HCF हमारा 1 होना चाहिए था, पर ये इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ लेंगे तो 7 गुणा 1 और यहाँ 7 गुणा 3, तो यहाँ HCF कितना आ रहा 7, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ कितना 31 गुणा 1, यहाँ 31 गुणा 3, तो यहाँ क्या आ रहा 31, तो हमारा HCF कितना होना चाहिए 1, यहाँ 31 है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, ये होगा पहला। तो पेपर में कैसे करेंगे कि पर्सन नंबर जो भी है वो नंबर डाल के उसका आंसर A डाल देना, 18,25 इस प्रकार। अगला 12वां क्वेश्चन पूछा किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, मतलब एक फॉर्मूला पूछा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो देखो पहली संख्या हमारी A है और दूसरी संख्या हमारी B है, और इनका HCF है। देखो इसे कैसे समझेंगे, देखो मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ, ये फॉर्मूला ही दिया। तो A जो है, A पहली संख्या दे रखी है, और जो B है ना, भाई 12वां क्वेश्चन है, जो B है वो दूसरी संख्या दे रखी है। पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरी संख्या हो, जो भिन्न में ना हो। पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरी हो, जैसे 4 हुई, -5 हुई, 6 हुई, इस तरह से कोई भिन्न में ना हो, ना रूट में हो। तो ये पूर्णांक संख्या दे रखी है, A बराबर फर्स्ट संख्या, B बराबर सेकंड संख्या। इसमें फॉर्मूला पूछा दे रखा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या HCF गुणा LCM। ठीक है, तो यहाँ क्या फॉर्मूला में A1 की जगह A है, सेकंड दूसरी जगह B है, और यहाँ HCF आएगा, और वो HCF किसका आ रहा है तुम्हारा A, B का, और गुणा LCM किसका आ रहा है A, B का। तो इस प्रकार से ये सवाल है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, 12वें का D। ठीक है दोस्तों, अब हम 13वां क्वेश्चन करते हैं। तो हम ये 13वां सवाल करेंगे, क्या कह रहा, 65 और 117 के HCF को इतने के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब इन दोनों का जो HCF है ना, इन दोनों का 65 और 11 मतलब 11/7 का जो HCF है वो 65P माइनस 11/7 के बराबर है। तो देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमने ऐसे लिख लेंगे, पहली संख्या 65 है और दूसरी संख्या हमारी 117 है, तो इनका जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो इतने के बराबर है। ये हमें दे रखा प्रश्न में कि इन दोनों का जो HCF निकलेगा वो 65P माइनस 117 का बराबर है। तो P का मान निकालो कि P बराबर क्या। ठीक है, ऐसे सवाल हम उतार लेंगे पेपर में। अगर ये तो बहुविकल्प में है, ये तो नहीं करना हमें, रफ्कारी है। और वैसे 2 नंबर का पूछे तो इस तरह से जमाना। तो देखो HCF कैसे निकालेंगे, तो पहली संख्या को हम कैसे लिख सकें, 13 पंजे 65, 65 को लिख सकें ना 13 पंजे 65, और दूसरी संख्या जो है 13 निम्मा 117। तो HCF जो होता है वो सब कॉमन नंबर होता है, कि हाईएस्ट कॉमन नंबर जो कॉमन हो। तो HCF कितना आएगा 13। अभी जो 13 आया है, हम इस वाले सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का HCF इतने के बराबर है। तो HCF निकल के आया, तो इसकी जगह कितना धर देंगे 13 बराबर 65P माइनस 117। ठीक, 117 को इधर ले आओ। इधर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि जिसका भी मान निकालें उसे करें अकेला। तो 13 प्लस 117, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाता है, क्योंकि बराबर में कोई भी संख्या दूसरी बराबर में जाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65P है ही। अभी ना जोड़ लो, ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे 130 बराबर 65P। ठीक है,
और 130/65 और 65 दूनी हो में 130। ठीक है, तो ये 2 बार कट जाएगा, तो पी का मान जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। और हमसे पी का मान ही पूछा था। इस प्रकार डिब्बे में हम बंद कर देंगे, जो हाईलाइट कर देंगे एग्जाम में कि हमारा पी का मान 2 है। अब देखो ये अब ये 14वां सवाल दे रखा है कि 182 और 78 का एचसीएफ क्या होगा। 2024 में पूछा गया सवाल है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमने मान ली 182, दूसरी संख्या मान ली 78। तो पहली संख्या के फैक्टर कर लो। ठीक है, पहली संख्या के क्या कर रहे हैं हम, फैक्टर कर रहे हैं। देखो फैक्टर इस तरह से कर सकते हैं कि 182 को साइड में 2 से कटा, 2 नाम 18, 2 एक 2, ये 13 से कटा, 13 सत्ते 91 और 7 एक 7। तो ये फैक्टर को यहाँ लिख लिया, 2 गुणा 13 गुणा 7। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या लिख लो। दूसरी संख्या तो सीधी सीधी पता, तो मैं 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3 2 गुणा 3 कर लो। ठीक है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब एचसीएफ जो होगा, जो सब में कॉमन होगा, देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, ठीक, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 13 गुणा 2 बराबर आ जाएगा हमारा एचसीएफ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें पेपर में और भी जल्दी करना है, जैसे पेपर में ऑप्शन में आ रहा हमें बहुत जल्दी करना, तो हम इसे भाग विधि से हल करेंगे। ये वाली, ये उसमें आती है युगलित विभाजन प्रमेय द्वारा। मतलब एक वो गणितज्ञ रहे, उन्होंने बताया कि ऐसे भी निकाल सकते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो 182 और 78 यहाँ, तो जो बड़ा वाला पोर्शन होता है वो हमेशा यहाँ आता है, छोटा पोर्शन यहाँ आता है। तो 78 दूनी कितने हो में 70 दूनी 40, 8 दूनी 16, 156। 2 बार जाएगा, बचेगा कितना हमारा, देखो 12 में से 6 जाएंगे 6, यहाँ ढाई दिए हैं, 17 में से 15 जाएंगे 2, अब 26 बचा। अब ये 26 शेष तो बच गया। ठीक है, ये वाला जो है पोर्शन ये उठा के ले लेंगे यहाँ, और 26 तिया 26 दूनी तो 52 हो में, 26 तिया 78, तो 3 बार जाएगा, शेषफल आ जाएगा हमारा 0। जब भी शेषफल 0 आ जाए और जिसकी वजह से आया, किसकी वजह से आया शेषफल 0, 26 की वजह से, तो वही हमारा एचसीएफ होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 26। तो इस प्रकार हम हाईलाइट कर देंगे। अब ये 15वां सवाल दे रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होगी, तो वह संख्या कौन सी होगी। जिसे बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसे 125 व 70 से विभाजित किया जाए, ठीक है, तो शेषफल 8 और 15 प्राप्त हो, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या दे, तो देखो बड़ी से बड़ी का मतलब होता है, देखो यहाँ थोड़ा आपको समझाते हैं। बड़ी से बड़ी का मतलब होगा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एचसीएफ की बात कर रहा है। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब बड़ी से बड़ी है। तो यहाँ एचसीएफ का बात हो रहा है कि 125 में किससे भाग दें कि शेषफल 8 आए, और 70 में किससे भाग दें तो 5 आए। तो वह कौन सी बड़ी संख्या है, मतलब कौन सा एचसीएफ है, 15 है, 13 है, 17 है, 14 है। अगर ये बहुविकल्प में आए तो ऑप्शन से करेंगे। अगर ये 2 नंबर में पूछा जाए अति लघु में, तो उसे भी बताएंगे कि वो कैसे करेंगे। तो पहले हम बहुविकल्प के अनुसार करेंगे ऑप्शन से। तो हमें देखो 15 का भाग दे रहे हैं 125 में, शेषफल 8 आना चाहिए, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो 15 का भाग देंगे, 15 अट्ठे 120, 5 शेषफल आ रहा है, यहाँ आना चाहिए 8, तो ये गलत है। ये देखो यहाँ 15 चौका 60, 10 शेषफल बच रहा है, आना चाहिए 5, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन में। इसी प्रकार देखो 13 को ले लें, 13 अट्ठे 104 और 13 निम्न 117, और 117 आ रहा है और यहाँ 125 है, तो शेषफल कितना आ रहा है 8, तो इसका मतलब ये सही है। और देखो 13 का भाग देंगे, 13 पंजे 65 और 5 शेषफल आ रहा, तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है। ऐसे 17 से भाग देते, 17 अट्ठे 17 पंजे 7 छिक्के 102, 7 सत्ते 119, 7 सत्ते 119, तो 6 शेषफल आ रहा ना, आ रहा, तो हमारा आना चाहिए 8। और यहाँ देखो 17 का भाग देंगे, 7 तिक्या 7 चौका 68, 2 शेषफल आ रहा, यहाँ 5 आना चाहिए, तो 17 भी ना। तो हमें तो यूँ है कि पहली आंसर मिल गया, तो हम चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमें बता रहे हैं कि तुम्हें कि कैसे कैसे करना है। इस प्रकार 14 को भी देख लेंगे भाग देकर। ठीक है, अब अगर ये पेपर में आती लघु में आ जाए 2 नंबर को, उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 125 और 70 का एचसीएफ निकाल लो। तो तुम इस प्रकार निकाल सकते हो एचसीएफ। ठीक है, जैसा हमने बताया था, या तो
अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, मतलब फैक्टर करके। जैसे कि दोनों विधि बताऊंगा कैसे है। ये है यूक्लिड विभाजन विधि से। 70 का भाग देंगे, 70 एक करना 70, ठीक है। कितने बचेगा 30, 2 55, फिर यहाँ 55 लेंगे। अब जिससे भाग दे रहे ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, 55 करना 55, ठीक है। कितना बचेगा 15, फिर दोबारा ये 55 उठा लेंगे यहाँ, जब तक भाग देंगे जब तक 0 ना आ जाए। 15 30 45, कितना बचेगा 10 और यहाँ आ जाएगा 15, 10 से करना 10, ठीक है। बचा कितना 5 और ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10। देखो ये 10 ये वाला उठाया हमने यहाँ, ये हमेशा ये यहाँ आते हैं, ये हमेशा यहाँ आते हैं, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ आया, ये 15 वाला यहाँ आया, ठीक है। 5 दूनी 10, तो ये 0 किसके वजह से आया 5 से, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 5 आ गया ना, एचसीएफ 5 आ गया। और हमने इसमें यार देखो दोस्तों, इसमें एक छोटी सी गलती होगी, जब अति लघु में आए तो वो कैसे करना। हमने एक गलती करी कि हमें एचसीएफ जब निकालेंगे ना, तो पहली संख्या जो हमें बनानी, अगर ये अति लघु में आए तो 125 में हमें 8 जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 133। और जो दूसरी संख्या है उसमें भी हम क्या करेंगे, मतलब जो शेषफल दे रखा 5 जोड़ देंगे, तो 70 + 5 ये हो जाएगा 75। अब निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ जो निकालेंगे, अब निकाल लो एचसीएफ। दोस्तों ये सवाल दे रखा 15वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त हो। मतलब इस सवाल का मतलब क्या है कि मतलब वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जो 125 में भाग दें और 70 में भाग दें, तो हमें शेषफल 8 और 5 प्राप्त हो। तो देखो इस सवाल को 2 तरीके से करेंगे। अगर बहुविकल्प में आए ये वाला अगर ये सवाल बहुविकल्प में पूछे तो हमें ऑप्शन से करना। अगर ये अति लघु में आए 2 नंबर का, तो वो लॉन्ग तरीके से करना है, ऐसे नहीं करना। तो देखो सबसे पहले हम 15 लेंगे, 15 का भाग 125 में देंगे। 15 पंजे 75, 15 8 कितने होंगे 120, और शेषफल कितना बच रहा 5, बचना चाहिए था कितना 8। यहाँ 15 चौका 60, और शेषफल कितना बच रहा 15 का भाग 17 10, और बचना चाहिए 5, तो ये तो होगा ना। अब ये ले लो 13वां, देखो 13 निम्मा 117, और हमारा ये कितना है 125, तो देखो शेषफल कितना बच रहा 8, तो इसका मतलब ये सही बात है। फिर 13 का भाग 70 में दो, 13 पंजे 65, शेषफल कितना बच रहा 5, तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ देख सकें, तो 17 का भाग देंगे इसमें, 7 7 119, ठीक है। और शेषफल कितना बच रहा 6, तो इसका मतलब ये 17 है ही नहीं। और 17 का भाग इसमें देंगे, 7 चौका 68, 7 चौका कितना हुआ 68, और शेषफल कितना बच रहा 2, तो ये भी नहीं होगा। वैसे तो हमें पहली आंसर मिल गया, पर हम आपकी जानकारी को बता रहे हैं कि ऐसे भाग देते हैं कि शेषफल 8 आए और शेषफल 5 आए, तो हमारा आंसर 13 होगा। अगर ये सवाल 2 नंबर में पूछ ले तो फिर कैसे करना। तो देखो हमेशा याद रखना कि जो शेषफल बच रहा है ना, वो पहली जो संख्या आ रही है उसमें से हमें घटा देना है। 125 में से 8 घटा दो, जब तो पूरी संख्या निकलेगी, तो घटा देंगे कितना बचेगा 117। और जो सेकंड संख्या उसमें भी इसी प्रकार घटाना, वो हमारी 70 है, उसमें से भी 5 घटा दो, तो ये आ जाएगी 65। तो वो पूरी कट जाएगी। मतलब ये कहने का मतलब है वो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, कुछ भी आए, मानो कुछ भी आए, वो आएगा तो इन दोनों को पूरा काट देगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा और जो नया कटेगा वो एक्स्ट्रा ही तो बचेगा, तो जो एक्स्ट्रा बच रहा था हमने वो 8 और 5 घटा दिए, अब ये पूरी संख्या कट जाएंगी। तो 117 और 65 किसके हों में, देखो एचसीएफ, तो ये 13 निम्मा 117 और 13 पंजे 165, तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा 13। तो ये संख्या जब हम 13 का भाग 117 में देंगे पूरा कट रहा, और 13 का भाग 65 में देंगे पूरा कट रहा, और देखो पूरा कट रहा ना। अब इनमें 8 जोड़ोगे 125 आ रही है ना, आ रही 117 में 8 जोड़ो 125 संख्या आ जाएगी हमारी संख्या, और 65 में 5 जोड़ोगे तो 70 आ जाएगी। तो हमें तो आंसर निकालना, तो इस प्रकार हम ऐसे अति लघु में निकालेंगे, तो एचसीएफ 13 होगा। अब देखो ये सवाल पूछा गया, इसका अथवा ये वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 और 1037 को विभाजित करने में प्रत्येक दिशा में
प्रत्येक दिशा में शेषफल 5 प्राप्त होगा। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि 245 में और 1037 में किस संख्या से भाग दें कि हर परिस्थिति में, मतलब दोनों परिस्थिति में शेषफल जो है ना हमारा 5 आना चाहिए। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या जहाँ भी कह रहे हैं तो वहाँ एचसीएफ की बात कर रहा है, क्योंकि एच का मतलब होता है हमारा हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा। तो यहाँ से आप ट्रिक से ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ एचसीएफ निकालना हमें। ठीक है, अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पहली संख्या 245 और दूसरी संख्या 1037 और इनमें बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दिए में तो प्रत्येक दिशा में शेषफल 5 बचे। तो यहाँ देखो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम अगर बहुविकल्प में है तो ऑप्शन से करेंगे, अगर अति लघु में आता है तो उसे वैसे करेंगे, आगे बताएंगे कैसे करना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। और ये जो बच्चे मजाक कर रहे हो आप सीरियस मत लेना, ये थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, मतलब मैथ में माइंड फ्रेश। ठीक है ना। अब देखो 22 का भाग देंगे, इसमें 22 से करना 22। ठीक है, जैसे 245 में हम भाग दें में 22 से, तो देखो 22 से करना 22, बचेगा कितना, 22 से करना 22, बचेगा 2 5, फिर 22 से करना 22, तो हमारा शेषफल 3 बचा। प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचना चाहिए, 5। तो पहला वाला होगा ना। इसी प्रकार हम जैसे 245 है, देखो इस स्लेट पर बता रहे हैं, जैसे 245 है और 23 से भाग दे में, तो देखो 23 से करना 23, यहाँ 1 बचेगा, 15 में भाग जाने का नहीं है, मतलब 0 बढ़ा के लोगे तब भी नहीं जाने का, शेषफल बनेगा नहीं, तो इसे भी छोड़ देंगे हम। ऐसी 24 को ले में, अगर 24 को ले में 245 को 24 का ले में, देखो 24 से आराम से जा रहा, 24 से करना 24, मतलब 24 से करना 24, अब बचेगा 0, आगा उतार। अब देखो 0 तो बच गया हमारा, 24 का भाग 24 में देंगे, एक बार गया। ठीक है, अब आगा ये 0, 24 का 0 में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ पहुँचा देंगे और 5 यहाँ उतार लेंगे। ठीक है ना, और हमारा 5 ही सीधा सीधा शेषफल बच रहा था, शेषफल 5 ही तो बचाना है हमें। तो वो देखो 240 की गुणा अगर 10 में करें, मतलब 224 की गुणा सॉरी 45, मतलब 24 की गुणा अगर 10 में करोगे 240 आएगा, तो ये 10 बार जाएगा 200। ठीक है, और बचेगा हमारा 5 शेषफल। ये तो हमें करना है इस प्रकार, मतलब भाग विधि से ऑप्शन को चेक करना। अगर हम इन दोनों को उससे करें, अगर अति लघु में आ जाए, तो फिर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, मतलब भाग विधि से सॉल्व करेंगे, कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें करना 5 घटा 2, पहली संख्या जो हमें बनानी है। ठीक है, पहली संख्या जो बनानी है, तो 245 में से 5 घटा दो तो ये आ जाएगा 240। तो इसी प्रकार दूसरी संख्या में से भी घटा दो। ठीक है, 1037 में से 5 घटा दो, ये कितना बचेगा 1032। जो बड़ी संख्या है उसे यहाँ लिखते हैं और जो छोटी है 240 को यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ भाग देंगे, कितनी बार जाए, यहाँ लगभग 3 बार जाएगा, तो 3 की गुणा कर लो, 0 3 चौक 12, 1 3 दूनी 6, 3 बार ज़्यादा जा रहा है ना, ज़्यादा बार देखो 0, एक बार यहाँ देखो 4 से देखो 0 4 चौक 16, 4 चौक 96, 4 दूनी 8 1 9, हाँ 4 बार जाएगा, 4 बार देंगे हम, 0 0 आएगा, 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 दूनी 8 1 9। अब इन्हें घटा लो, कितना बचेगा, सीधा सीधा हमारा 72 बचेगा। अब ये 72 बच गया। ठीक है, अब जिससे भाग दे रहे थे ये संख्या उठ के आ जाएगी यहाँ पे 240, फिर 72 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 3 3 3 दूनी 6 7 1 की, हाँ 3 बार जाएगा, 3 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 7 21। ठीक है, बचेगा कितना हमारा 24 बचे। देखो हमारे 24 तो बच गया, अब उतार लेंगे हम इसको 72 को। ठीक है, तो 72 उतार लिया, 24 दिया कितने होते हैं 72। ठीक है, 3 बार जाएगा, अब 0 आएगा, 0 जिसके वजह से आता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा 24, और हमने बहुविकल्प विधि से भी 24 ही आया था। अगर ऐसे पूछे बहुविकल्प में तो हमें ऑप्शन से करना, और अति लघु में पूछे तो इस प्रकार यूक्लिड विभाजन विधि से, मतलब भाग विधि से सॉल्व कर देना। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ मतलब 3 3 3, जो आगा हमारा 3, देखो ये तीनों कॉमन है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ बच गया, देखो 5 है नहीं तो 5 लेंगे, पहले कॉमन देख लो, 2 देखो इनमें है तो ये 2 ले लिए, इनमें से 1 2 ले लेंगे। ठीक है, अब जो बच गया वो सारा उठा लो, देखो 5 बच गया, 5 उठा लिया। ठीक है, और 3 और 2 ये बच गए, 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम। ठीक है जी, अब देखो 3 दूनी 6 6 पंजे 30, और 30 की 3 में करेंगे 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360।
ठीक है, 360 डिग्री कौन पूरा ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, एचसीएफ निकालना है, तो ये हमारा एचसीएफ जो कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बच गया उसको ले लें, इस तरह से एलसीएम निकालेंगे। अगर ये मेथड समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड समझा रहे हैं, ये वाला अभाज्य विधि वाला, गुणनखंड विधि वाला, गुणनखंड भाग विधि है ये। इसे गुणनखंड विधि के में खंड खंड कर रहे हैं ना, गुणनखंड विधि, गुणनखंड खंड भी लिख लेना, यहाँ पे आएगा गुणनखंड विधि। देखो 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब देखो 5 करना 5, फिर 6 और फिर 8, फिर 2 से 1 2 तिया 6, 2 चौक 8। हमें तब तक भाग देना जब तक 1 1 ना बन जाए। 3 1 करना 3 4, फिर 2 से करेंगे 1 1 1, 2 1 करना 2। आप कहोगे कि यहाँ 4 क्यों नहीं लिया, 4 से भी तो कट रहा, क्योंकि हम अभाज्य नंबर लेने हमें, जैसे 2 3 5 जो 1 से कटे हैं या स्वयं से कटे हैं, ठीक है ना। अब 2 दूनी 4, फिर 2 लेंगे 1 1 1, 2 1 करना 2। अब देखो एलसीएम ले रहे हैं, तो जो हमारे गुणनखंड हुए हैं तो इन्हें ले लेंगे। 3 ये सारे ले लो, 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। अब इनकी गुणा करोगे 360 आ जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार हम इस सवाल को करेंगे। अगर पेपर में ये बहुविकल्प में आए तो ऑप्शन शू करेंगे, ठीक है, भाग दे के चेक करेंगे। और या ऐसा आए, ऐसे भी कर सकें, इस तरह से भी फैक्टर करके, टुकड़े करके, ठीक है। और फिर तीसरा तरीका यह है हमारा गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब देखो ये 18वां सवाल है, यदि 26 और 156 का जो एलसीएम है हमें दे रखा है 156, तो इसका एचसीएफ पूछा, मतलब मैच है, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो हमेशा याद रखना कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से लिख लेंगे। पहली संख्या हमारी 126 है और दूसरी संख्या 156, और इनका एलसीएम 156 दे रखा है। एचसीएफ निकालना, तो पहली संख्या की जगह रख दूंगा 26, दूसरी संख्या की जगह 156 बराबर एचसीएफ हमसे पूछा, एलसीएम हमें दे रखा है 156, तो 26 गुणा 156, जिसका मान निकालें उसे करें अकेला, तो 156 आ जाएगा नीचे बराबर एचसीएफ, और 56 से 56 खत्म, तो ये हमारा सीधा करके लिख रहे हैं, तो एचसीएफ आ जाएगा 26। तो ये आंसर है। और कभी कभी पेपर में फॉर्मूला भी पूछ लेता है, ठीक है ना, तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। देखो ये वाला जो सवाल है कि 12 और 21 का एलसीएम दे रखा हमें 84, तो मैं से पूछा 12 और 21 का मतलब इनका, तो देखो पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 21 है, ठीक है। और बराबर में लिखेंगे हमें एलसीएम मतलब 84 गुणा एचसीएफ, तो जैसे पहले करा था इस प्रकार आप सवाल कर लेना। और देखो ये वाला सवाल आपको स्वयं करना है, ये वाला हम बता रहे हैं सेम सवाल है, पर मतलब संख्या बड़ी है, तो जो दिक्कत ना हो काटने में वो आपको बताते हैं कैसे करना। देखो कि ये सवाल दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 132 और 288 का 31 68, तो मैं से पूछा, तो देखो पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या 288 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है 31 68 है, तो एचसीएफ निकालेंगे, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है 132, दूसरी संख्या कितनी है 288, ठीक है। और एचसीएफ हमें निकालना। कल को अगर हमसे ये पूछे एचसीएफ ना, अब क्या तो हमें एचसीएफ निकालना, अगर कल को एलसीएम पूछे और एचसीएफ दे दे तो तब भी ऐसे ही निकालना, सेम प्रोसेस, ठीक। तो अब एलसीएम कितना दे रखा है 31 68, तो 132 गुणा 288 बटे 31 68, और एचसीएफ निकालना। अब देखो ये 4 से काट लो, 4 तिया 12, एक बचेगा 4 तिया 12, यहाँ 4 सत्ते 28, 3 बचेगा, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, ठीक है। ये 11 से कटा है, 11 ती 33, 11 सत्ते 77, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 3 का भाग दे दो, ये आ जाएगा 24, 24 में 288 का हम भाग देंगे, ठीक है। ये जो इतना भी आपको काम करना, ये रफ कार्य करना, ठीक है। एचसीएफ सीधा करके लिख रहे हैं, देखो 24 से करना 24, 4 बचेगा, 24 दूनी में 48, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 48। और एक अगर ये ऑप्शन में हो ना, बहुविकल्प में हो, तो इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी बताते हैं।
अगर देखो ये सवाल हमें ऑप्शन से करना है, तो देखो कैसे करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम तो हमें पता है 3168 है, पर हमें एचसीएफ ना पता है, एचसीएफ इनमें से कोई एक है। तो देखो भाग दे के देख लो कि कौन सी संख्या पूरी पूरी कट रही है। देखो 288 तो कट रही है पर यू नहीं कट रही, 132 कट रही है ना, कट रही ना, फिर 132 तो कट रही है पर 288 ना कट रही, तो यू भी ना। और 48 का भाग दे के देखेंगे देखो 132 में, तो पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, अब देखो 4 बार कट रहा, नहीं एक बार देख लो, ऐसे ऐसे भी काट लो, नहीं तो 4 तिया 12, एक 4 तिया 4, देखो 4 तिया 12, एक 4 तिया 12 और 4 एक 4, 4 दूनी 12, तो कट रहा ना। ठीक है, अब जब एक ना कटा तो दूसरा भी ना कटे, एचसीएफ तो वो संख्या होगा जो दोनों को काटेगी। अब बचा 12, सीधी सीधी बात है 12 होगा, वैसे भी हम काट के देख सकें। 132 में देखो 12 का भाग आराम से जा रहा, 12 करना 12, एक बचेगा 12 करना 12, यू भी कटेगा। अब 288 को भी काट के देख लो, 12 दूनी 24, 4 12 चौक 48, तो इसका मतलब यू ऑप्शन, मतलब यू आंसर है। अगर बहु विकल्प में हो तो ऑप्शन का यूज करना है, अगर ये 2 नंबर का आए तो इस प्रकार करना जैसा अभी बताया आपको। ठीक है दोस्तों, देखो अब 20वां सवाल करना है कि इसमें पूछा वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 51 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल होगा। तो पिछले सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या था, तो वहाँ हम क्या ले रहे थे, एचसीएफ ले रहे थे, क्योंकि एच का मतलब हुआ हाईएस्ट, मतलब बड़ा, और इसमें कह रहा छोटी से छोटी संख्या, तो इसमें एलसीएम का मतलब है लिस्ट कॉमन फैक्टर, तो लिस्ट का मतलब है छोटी से छोटी संख्या, मतलब कम से कम संख्या, तो यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम। तो ऐसे पहचान करनी है तुम्हें पेपर में कि एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना। तो ठीक है, तो एच अब यहाँ ले लेंगे। देखो अब अभाज्य विधि से सोल्व करेंगे। देखो 5 का भाग दे लो, 5 सत्ते 35, ये 56 ऐसी आ जाए 51। ठीक है, 7 एक करना 7, 7 अट्ठे 56, 91। ठीक है, अभी 2 से काट लो, 2 का 2 तीय 2 चौक 8 हो जाएगा, ये 2 चौक 8, ये 51 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 51। ठीक है, तब तक भाग देना जब तक एक एक ना आ जाए, 2 एक ना 2 1, और 13 सत्ते 91 हो ना। हाँ, एक गलती हमने कर दी, 7 से ही कट रहा था, 7 एक करना 7, 2 बचेगा 7 तिया 21, तो ये 13 लेके चलना। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक होगी। ठीक है, ये 13 चल रहा हमारा। ठीक है, 13, तो यहाँ अब हम क्या ले लेंगे, 13 करना 13, तो हमारे जो ये फैक्टर आ गए इन्हें एक तरफ ले लो, क्योंकि हम क्या निकालने हैं, एलसीएम। तो 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13, इनकी सबकी गुणा करेंगे तो हमारा जो गुणा करके आएगा वो कितना आएगा, 3640 आएगा। अभी 3640 जो आएगा एलसीएम आएगा इनका 35, 56, 51। अगर हम इन 35, 56, 51 से भाग दें में 3640 में, तो पूरा पूरा कट जाएगा। पर वो कह रहा कि 7 शेषफल बचे, 7 क्या बचे, शेषफल बचे, तो 7 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दो ना। जब भी हमें पता 3500, 5600 और 91 से पूरा कट रहा, मतलब पूरा पूरा कट रहा, तो इसका मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दो, 7 जोड़ दो, तो 7 ही शेषफल बचेगा। तो इसमें क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3647। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी वह संख्या होगी जो 35, 56 और 51 में इससे भाग दे में, तो जो हमारा शेषफल बचेगा 7 बचेगा। तो ऐसे करना। ठीक है, पेपर में अगर ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी बता रहे दोस्तों। देखो ऑप्शन से कैसे करना, जैसे 3640 दे रखा, तो ये आंसर है, मतलब इसमें 7 जोड़ रखा शेषफल, तो 7 घटा दो के ये आ जाएगा 36 33। अब इसमें देखो 35 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटे ना। ठीक, क्यों ना कटे, क्योंकि देखो 5 आ रहा तो ये 500 कटे ना, क्योंकि 35 में 5 आता है, तो यूँ तो होगा ना। ऐसे ही इसमें से 7 घटाएंगे, 36 में 3645 में 7 घटा दो, कितना आ जाएगा हमारा, 36 38 आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी 5 ना आ रहा, क्योंकि 500 तभी तो कटेगा पूरा पूरा, और 700 भी ना कट रहा, 7 पंजे 35, 7 एक करना 7, 6 बचेगा 7 68, 7 से कटे ही ना। ठीक है, अब इसमें 7 घटा दो, ये कितना होगा 36 40। ठीक है, 7 हमने घटा दिया। अब देखो 35 से भाग देंगे ना, कट जाएगा, देखो भाग दे के देख लो,
7 पंजे 35, 1 बचेगा 7 दूनी 14, 0 7 पंजे 35। अब 5 से भाग दे दो, 5 एक ना 5, 5 चौक 20। देखो पूरा पूरा कट गया और ये जो हमारा आंसर आया ये भागफल आया है। ऐसे दे मैं भाग, अभी आपको दिक्कत हो रही हो इस तरह से 35 से, तो भाग दोगे 35 से करना 35, बचेगा 1 और 35 चौके 140 में। ठीक है, पूरा पूरा काट दिया हमने, 0 बेर जाएगा ना, पूरा पूरा ना कटे ना। ठीक है ना, इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। ऐसे ऑप्शन से चेक कर लेंगे घटा के दोस्तों। देखो ये 21वां सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, पर आपको समझाते हैं कैसे करना। m बराबर 5 दे रखा, n बराबर m+7 दे रखा, हमें इसका मान निकालना। तो m बराबर 7 तो दे रखा है, n की जगह ये जो मान है m की जगह हम क्या धर देंगे 5 + 7, तो n बराबर आ जाएगा कितना 12 और m बराबर हमें 5 दे रखा। तो इस वाले सवाल में हम रखेंगे √m² + n की घात 2, तो रख दो। m कितना तुम्हारा 5 इसकी घात 2, n कितना 12 इसकी घात 2, ये कितना हो जाएगा 25 और ये 144। इन्हें जोड़ोगे कितना आएगा 169। 169 किसका वर्ग हो गया बताओ 13 का, तो ये 13 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 13 × 13 जब जोड़ा बन जाता है तो 13 कॉमन हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। और एक कारण हो रहा है रूट खत्म होने का, देखो यहाँ कैसे कैसे खत्म हो गया है। हमें पता है 169 जो वर्ग है वो 13 की घात 2 का है, और जिस पर रूट चढ़ा होता है उसका मतलब होता है 1/2, तो 2 से 2 खत्म, इसलिए आएगा 13। तो ये लॉन्ग मेथड है, ऐसा करता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा दोस्तों। देखो ये दूसरा वाला सवाल, देखो ये तो अभी बाद में बताएंगे। देखो ये दूसरा वाला सवाल, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या का एचसीएफ दे रखा 9। ठीक है, तो हमने क्या पूछा एलसीएम पूछा, पहली संख्या व दूसरी संख्या। तो जैसे पहले समझाया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ऐसे ही करना। यहाँ में ये भी सेम सवाल है, जो ऊपर दे रखा सेम है ये भी, और ये भी आपको होमवर्क है कि ये पहली संख्या 255 है, दूसरी संख्या 867 है। इनका जो एचसीएफ दे रखा हमें 51 दे रखा, एलसीएम निकालना। ठीक है दोस्तों, ये इसमें 306 पहली संख्या है, ठीक है, और दूसरी संख्या ये है हमारी 657 है। इनका जो एचसीएफ दे रखा हमें, एचसीएफ कितना दे रखा 9, और एलसीएम पूछा, तो फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है। और 92 और 510 का एलसीएम कैसे निकालना, वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेना है। अगर नहीं आता तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना। ये 7वां सवाल सिद्ध करना हमें। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, 2019-23 में पूछा गया। ठीक है, अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो पहले हमें मानना यहाँ देखो, यहाँ सॉल्यूशन हमने कर रखा। ठीक है, देखो 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और जो परिमेय संख्या होती है वो p/q की फॉर्म में होती है। जब यू हमने 5 + √3 परिमेय संख्या माना, तो इसका मतलब 5 + √3 को p/q की फॉर्म में लिख लेंगे। अब यू परिमेय संख्या के पास 5 उठ के आएगा, क्योंकि 5 क्या है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम सिंगल करेंगे, मतलब अकेला, तो यू होगा। अब यू p/q - 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यू परिमेय संख्या है, p/q - 5 परिमेय संख्या है, तो तब √3 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि u वाला हाथ इस वाले हाथ के बराबर है। ठीक है, तब √3 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु यह तथ्य √3 एक परिमेय संख्या है, यह असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए हमारी गणितज्ञ गणना उत्तरदायी है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब जैसे हमें दूसरा सवाल करना है, अब ये वाला सवाल करना, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो बाकी सवाल सेम है, बस हल्का सा डिफरेंस है माइनस प्लस का। पिछले वाले सवाल में प्लस था, इसमें था माइनस। तो देखो इसमें अगर मैं एक बता दूंगा, बाकी तुम्हें ये खुद करने स्वयं, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ ना है, टाइप सारा सेम है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले मान लेंगे कि माना 5 - √3 एक क्या है परिमेय संख्या है। हमें परिमेय संख्या से मान के सोल्व करना, बाद में दिखाएंगे कि यह अपरिमेय संख्या। ठीक है, आज 5 - √3 एक परिमेय संख्या है,
तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, P बटे Q, और जहाँ Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होता, यहाँ भी लिख लेना ऊपर, Q 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, P बटे Q को इधर को लाएंगे परिमेय संख्या के पास, पिछले वाले में उधर को लाए थे, क्योंकि हमें प्लस का बनाना, माइनस का ना बनाना। तो ये 5 प्लस P बटे Q, नहीं रुक जाओ 1 मिनट, पॉज कर दो। P बटे Q इधर को लिया होता है, ये माइनस का हो जाए P बटे Q, और ये √3 जो माइनस का इसे इधर को ले आएंगे तो ये प्लस का √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है ये वाला, यह क्या है, एक परिमेय संख्या, 5 माइनस P बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब जब u परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में u भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों हाथ बराबर हैं। तो तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु यह तथ्य √3 एक परिमेय संख्या है असंगत व त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए हमारे गणितज्ञ गणना उत्तरदायी है। तो अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है जी, इस प्रकार हमें सिद्ध करना। और जो ये दो सवाल जो है 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या, 3 प्लस √2 अपरिमेय संख्या, ये दोनों होमवर्क है। इनमें बस हमें थ्योरी सारी सेम होगी, बस हल्का सा डिफरेंस होगा। जैसे पिछले वाले सवाल में जो हमें दे रखा 6 प्लस √2, तो इसे P बटे Q मान लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, हमें इसको 6 को इधर को लाएंगे तो √2 सिंगल कर देंगे, P बटे Q माइनस 6, और बाकी थ्योरी सारी सेम होगी। इसी प्रकार जैसे अगला दे रखा 3 प्लस √2, इसे P बटे Q के बराबर में मान लेंगे। ठीक है, अब हमें 3 माइनस नहीं, ये √2 हमेशा अकेला करना तुम्हें, ये प्लस का रहेगा, बस इतना याद रखना। √2 क्या है, √2 √3 मतलब रूट की भी जितनी संख्या है परिमेय संख्या वो प्लस की माननी है, तो P बटे Q माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार से बाकी थ्योरी सेम है, सारा सेम करना आपको। देखो, दर्शाइए कि 3 √2 एक परिमेय संख्या है। ये 2019, 20 और 22 में पूछा गया। इस सवाल को हम आपको समझा रहे, और 2 √3 और 5 √3 ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें घर से करके लाना। तो देखो कैसे करेंगे, हमने मानना ये दे रखा 3 √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें दिया है, हमें मानना, सबसे पहले माना 3 √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब 3 √2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होगा, P बटे Q। तो 3 √2 भी क्या होगी, P बटे Q के बराबर होगी, क्योंकि U क्या है, परिमेय संख्या, और U भी क्या है, परिमेय संख्या, दोनों बराबर हो गए, और Q बराबर 0, क्योंकि कंडीशन होगा P बटे Q का मतलब होगा 2 बटे 1, 4 बटे 5 माइनस के 3, ये परिमेय संख्याओं में अगर नीचे 0 कर दोगे तो अनंत आ जाएगा, इसलिए Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। तो रटो मत, Q बराबर 0 क्यों नहीं लिखते, रीजन है क्योंकि 0 कर देंगे तो भाग दोगे अनंत आ जाएगा, परिमेय संख्या ना आनेगी। ठीक है, अब यू होगा, अब तुम्हें 3 को नीचे लाना, √2 क्यों ना लाए, 3 को क्यों लाए, क्योंकि P बटे Q परिमेय संख्या, इसलिए 3 को नीचे लाए। तो यू जो तुम्हारा ये P बटे 3Q एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। अब यू क्यों होगी, जब यू परिमेय संख्या है तो यू भी तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यू वाले हाथ के बराबर ना, राइट एंड लेफ्ट, तो यू भी √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु यह तथ्य √2 एक परिमेय संख्या है, यह असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए हमारी गणितज्ञ गणना उत्तरदायी है। अतः
3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पिछले सवाल में जो दे रखा 5√2, तो यहाँ 5 कर देंगे, जहाँ 3 है वहाँ 5 कर देना, बाकी थ्योरी सब सेम है। और जो ऊपर वाला सवाल है 2√3, तो यहाँ जैसे यहाँ 3 दे रखा तो 2 कर देंगे, बाकी सब थ्योरी सेम है। ये 2 होमवर्क आपको घर कीजिए कि 2 -√3 एक परिमेय संख्या है, एक ये वाला सवाल, एक 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक ये और ये होमवर्क में दिए थे। देखो इनका सॉल्यूशन कैसे करना। इनमें ये जो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनमें से किसी एक ने किया है, इसका सॉल्यूशन आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि 2 -√3 दे रखा। ठीक है, अब ये जो है 2 -√3 हम क्या मान लेंगे, इसे ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम मान लेंगे परिमेय संख्या मान ली, क्योंकि ये दे रखी है अपरिमेय संख्या, हमने मानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होगा, P/Q की फॉर्म में लिखे हैं। जब यू परिमेय संख्या तो यू भी परिमेय संख्या, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यू क्यों बराबर 0 है, यू क्यों आया, क्योंकि क्यों की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। जैसे परिमेय संख्या 3 है, अगर मैं 3 के नीचे 0 रख दूंगा, जैसे P3 जो है P है और Q जो है 0 है, अगर 0 रख दूं भाग दे दूंगा तो अनंत आ जाएगा, तो अनंत तो परिमेय संख्या होती ना, तो इसलिए Q की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 होती है। अब आ जाते हैं सवाल पर। ठीक है, √3 हमेशा प्लस का करना तुम्हें। ठीक है, तो P/Q से उठा के इधर ले आएंगे और √3 को इधर ले आएंगे। ठीक है, अब यू वाली बात लिखनी है तुम्हें, 2 - P/Q। अगर यू एक परिमेय संख्या है तो यू भी तो परिमेय संख्या, अगर यू परिमेय संख्या है तो यू भी परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि तुम्हारा उल्टा हाथ सीधे हाथ के बराबर होगा, क्योंकि यू परिमेय संख्या है तो यू भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो जब यू परिमेय संख्या है तो √3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह तथ्य √3 एक परिमेय संख्या है असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए हमारी गणितीय गणना उत्तरदायी है। अतः 2 -√3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा ये वाला सॉल्यूशन करेंगे 5√2 वाला, इसको भी ध्यान से समझना। जैसे ये दे दिया कि हमें मानना कि 5√2 एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, P/Q। जब ये परिमेय संख्या हमने मान ली तो ये P/Q के बराबर होगी। ठीक है, अब Q की वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, 5 आ जाएगा नीचे। हमेशा √2 को अकेला करना और परिमेय संख्या के पास परिमेय संख्या लाते हैं, इसलिए 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो यू P/5 क्यों एक परिमेय संख्या है, तो यू अगर यू परिमेय संख्या है तो यू भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यू सीधा हाथ उल्टे हाथ के बराबर होगा, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह तथ्य है √2 एक परिमेय संख्या असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए हमारी गणितीय गणना उत्तरदायी है। अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन होगा। अब देखो तीसरा ये वाला कि 2 + √3 वाला, इसको भी सिद्ध करना हमें कि यह अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम मानेंगे कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या तो P/Q के बराबर होगी और Q की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अब याद रखना परिमेय संख्या के पास क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, तो 2 उठ के इधर को आ जाएगा, तो ये P/Q - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब P/Q - 2 एक परिमेय संख्या है, तो अगर यू परिमेय संख्या तो यू भी परिमेय संख्या होगी, तो √3 भी परिमेय संख्या है। परंतु यह तथ्य है √3 एक परिमेय संख्या है असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए हमारी गणितीय गणना उत्तरदायी है। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा, पिछले में प्लस था, इसमें माइनस है। ठीक है, तो घबराना ना, प्लस माइनस थ्योरी सारी सेम है। तो ऐसा मान लेंगे 2 - √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होगा, P/Q, और Q की वैल्यू होगा 0। पीछे बताया था क्यों 0 होगा, समझे क्यों 0 होगा, क्योंकि 3 के नीचे अगर हम 0 रखेंगे तो भाग देंगे तो अनंत आएगा, और आना चाहिए था 3, क्योंकि जैसे मैं 3 के नीचे 1 रख दूं तो 3 का भाग 3 में 1 का भाग दूंगा 3 आएगा। 3 परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो Q की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर नहीं होगी, ये तो अनंत आएगा। अब ये दोनों करने के बाद अब क्या करना, P/Q को इधर को लाना, √5 इधर लाना, क्योंकि अपरिमेय संख्या को हमेशा प्लस की करना, और परिमेय संख्या के पास परिमेय संख्या आती है। तो 2 - P/Q एक परिमेय संख्या है, तो यू परिमेय संख्या तो यू भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यू चीज इसके बराबर है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह तथ्य √5 एक परिमेय संख्या असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है,
जिसके लिए हमारी गणितीय गणना उत्तरदायी है। अतः 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया? ओके, देखो ये जो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। देखो 2019, 20, 22, 23, 24 में पूछा था और इस साल 25 में भी आया था, तुम्हारा 26 में भी आने की संभावना है इस सवाल को। देखो इस सवाल को जो हमने बाकी सवाल करवाया थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा, ज्यादा डिफरेंस ना। तो देखो पहले हमने लिख लिया कि दिया क्या, हमें सिंपली लिख लिया दिया क्या। पकड़ना, फोन पकड़ो, कि दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, यू दे रखा। यू मानना है या कल्पना करनी है, मतलब सोचना अपने मन में कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होगा, P/Q होगा। ठीक है, क्योंकि इधर गुणा कर दो, ये ऐसा बन जाएगा समीकरण। ठीक है, तिरछी गुणा करिए, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। तो देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, घात 2 इधर भी कर देंगे, घात 2 इधर भी कर देंगे। 200 रूट खत्म हो जाए इस पे तो 3 आ जाएगा। यू क्योंकि घात 2 बराबर P की घात 2, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब यू जो 3 है ना, 3 जो है ना P की घात 2 को काट रहा है, यू हम अपने मन में सोच रहे हैं कि P की जगह कुछ भी हो सके, 3 भी हो सके, 6 भी हो सके, 9 भी हो सके, जो 3 से कट रहा हो, मन में सोच रहे हैं। तो हम लिखेंगे P की घात 2 3 से विभाज्य है। तो जब यू अगर हमने P की घात मन में सपोज करो, मन में हमने 3 सोचा P, तो ये P की घात 2 का मतलब होगा 3 × 3, ये 3 से कट रहा है ना, तो यू P भी तो 3 से ही कटेगा। तो अगर P की घात 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगी, समझ रहे हो? तो यू P बराबर 3R लेंगे, P बराबर 3R। P की जगह अगर हम मन में 3 मानने हैं तो 3 धर दो, 3R है, 3 का भाग 3 में दोगे, R की वैल्यू 1 आएगी। और R एक क्या है, एक क्या पूर्णांक है, जहां हमने कही R एक पूर्णांक है, तो ये समीकरण हम अपने मन में मानेंगे P बराबर 3R, क्योंकि P जो है ना 3 से कट रही है और कटने के बाद जो संख्या आएगी वो पूर्णांक होगी। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P की घात 2 बराबर, यहाँ इसकी भी घात 2 हो जाएगी, 3 × 9 R की घात 2। अब समीकरण नंबर 100, तो P की घात 2 बराबर 3Q की घात 2। देखो यहाँ से, तो यहाँ उठा के P की जगह धर देंगे, P की घात 2 की जगह 3Q की घात 2 बराबर 9R की घात 2, 3 का भाग 9 में दे देंगे, 3R की घात 2। और जैसे देखो पिछले वाले सवाल में 300 P कट रहा था ना, यहाँ 300 Q की घात 2 कट रहा, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे कि Q की घात 2 3 से विभाज्य है तो Q भी 3 से विभाज्य होगी। तो अतः PQ 3 एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होगा जोड़ा, यू जोड़ा, ये PQ 3 ये तीनों जो संख्या अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। तो अब लिखना √3 एक परिमेय संख्या है, यह असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए हमारी गणितीय गणना उत्तरदायी है। अतः √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में? अगले जो तो ये जो है ये √2 और √5 ये आपको स्वयं करने हैं। ठीक है ना, दिया है कि √5 एक परिमेय संख्या, ये दे रखा, पर हमें मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या। जब √5 एक परिमेय संख्या है, जब √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हुआ, P/Q की फॉर्म में, तो P/Q के फॉर्म मतलब बराबर होंगे दोनों, क्योंकि U क्या हमने मानी, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होगा, P/Q, तो दोनों बराबर होंगे। और Q की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी, 0 के। ठीक है, जैसे पिछले वाले सवाल करे थे ऐसी है। ठीक है, Q की गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, P ऐसी आ जाए, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, 200 रूट खत्म हो जाएगा, यू Q की घात 2 बराबर P की घात 2, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब जो यू P की घात 2 5 से कट रहा, ये हम मन में सोचेंगे कि P की घात 2 5 से कट रहा। ठीक है, तो P की घात 2 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। सपोज करो P की जगह मैंने मन में 5 माना, अब P की घात 2 का मतलब 5 को 2 बार लिखना, तो जब P की घात 2 5 से कट रहा तो यू 5 भी तो 5 से कट रहा। ठीक है, P भी 5 से विभाज्य है, तो P बराबर 5R लिखेंगे, क्योंकि P की जगह मन में हमने 5 माना, ये 5R है, तो 5 का भाग 5 में देंगे, 1 आएगा। और 1 क्या है, एक क्या है, एक पूर्णांक है। हमने यहाँ जहाँ R के बराबर है ना, R की वैल्यू 1 आई ना, जहाँ R एक क्या है, पूर्णांक है, तो इसलिए हम P बराबर 5R रखेंगे, क्योंकि कटने के बाद तो आएगा तो पूर्णांक ही, और R क्या है, एक पूर्णांक है। दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर यहाँ p की घात 2 आ जाए, 5 की घात 2 हो जाएगा, 5 की घात 2 r की घात 2, ये 5 पंजे 25 r की। समीकरण नंबर 1 से p की घात 2 5 q की घात 2 यहाँ से, तो p की घात 2 की जगह यहाँ रख देंगे 5 q की घात 2 बराबर 25 r की घात 2, 5 से भाग दे देंगे 5 r की घात 2 हो जाए। ठीक है, अब ये 5 जो है ना q की घात 2 को विभाजित कर दे, मतलब पूरा पूरा काट दे, तो यहाँ लिखेंगे q की घात 2 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अतः p q s एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होगा जोड़ा, मतलब ये इन तीनों का उभयनिष्ठ एक साथ, तो ये उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य मतलब जैसे 5 3 ये सारी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, यह असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए हमारी गणितज्ञ गणना उत्तरदायी है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार करना, और इस प्रकार √2 वाला भी करना। देखो √2 वाला भी इसी प्रकार समझेंगे। √2 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर परिमेय संख्या की कंडीशन ये लगा देंगे p/q, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती, जो आपको हमने पीछे भी समझाया। क्योंकि गुणा इधर हो जाए, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, 200 रूट खत्म हो जाए, 2 q की घात 2 बराबर p की घात 2। अभी 2 है ना, p की घात 2 को काट रहा, मतलब विभाजित है, तो p की घात 2 से विभाज्य है, तो p भी क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी, तो p बराबर 2r लेंगे। ठीक है ना, p बराबर 2r लेंगे। p बराबर 2r क्यों लेंगे, क्योंकि जो p है ना 2 से कट रही है। अब जैसे हम सपोज करो मन में p की जगह हमने 4 मान लिया और 2 से कट रही है, तो 2 आएगा कट के, तो r जो है, r क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि 2 क्या है, एक पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या हूं मैं, जो जीरो से इधर हूं मैं, 1 2 3 4 5 अनंत तक, और जीरो से इधर -1 -2 -3, ये सारे पूर्णांक हूं मैं, जीरो से इधर साइड और जीरो से उधर साइड, ये पूर्णांक होते हैं। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p की घात 2 r की घात 2, p की घात 2 ये 4 r की घात 2 हो जाएगा। फिर समीकरण नंबर 1 से, ये वाली पीछे यहाँ दे रखी है, ये समीकरण नंबर 1 से, तो p की घात 2 बराबर 2 q की घात 2, p की जगह हम क्या धर देंगे, देखो p की जगह, यहाँ p की जगह धर देंगे, यहाँ पे 2 q की घात 2 बराबर 4 r की घात 2, 2 का भाग दे देंगे, q की घात 2 बराबर 2 r की घात 2 हो जाएगा। तो ये 2 से क्या है, q की घात 2 विभाज्य है, तो q की घात 2 से विभाज्य है, तो q भी 2 से विभाज्य है। अतः p q 2 एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या है, तो यह असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए हमारी गणितीय गणना उत्तरदायी है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इन सवालों में कुछ भी हार्ड ना है, थ्योरी सब में सेम है, थ्योरी सब में सेम है, बाकी सारा तरीका सेम है, मतलब सारा कुछ एक सवाल अच्छे से कर लोगे, बाकी सवाल आराम से हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो ये चैप्टर 1 जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इसका एक सवाल रह गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का एलसीएम तथा में से मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 2024 में पूछा गया सवाल है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, जैसे ये 2520 है, इसके गुणनखंड विधि से टुकड़े बना लेंगे। जैसे 50 25 20 दे रखता है, तो 5 से काट लो, 5 पंजे 25, 0 5 चौक 20। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 1 2। ठीक है जी, अब फिर 3 से काट लेंगे, से 3 अट्ठे 24, 3 से ना घटेगा, ये 7 से घटेगा, 7 ये तो 7 से भी ना घट रहा, 2 दूनी 4, अरे 2 दूनी 4, 2 1 गलती कर, 5 पंजे 25, 0 5 चौक 20, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और यहाँ बचेगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब 3 से देंगे, 3 अट्ठे 24, 1 3 चौक 12, फिर 300, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, फिर 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 फिर 7 से देंगे, 7 चौक 28, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 2। ठीक है, इस प्रकार हम भाग देंगे। ऐसी ये फैक्टर जो है यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 1050 को भाग देंगे इसी प्रकार, 1050 मतलब 10,530 को भी भाग देंगे। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 1 5 और 5 6 30। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। फिर 5 से अभी से 2 से काट लो, 2 1 2 जी भाग ना जाए, 0 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अभी से किससे देंगे हम भाग, अभी 3 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी दे लो, 3 तिया 9, 1 बचे, 3 पंजे 15, 3 1
3, 3 3 9 होएगा। ठीक है, अब ये कट, फिर दोबारा 3 से कट जाए, 3 1 9 3। ठीक है, 3 1 9 3, 3 7 21 और 117 किसका वर्ग होगा? 13 से कट जाएगा तो 13 निम्मा 117, 3 3 9 और 3 1 9 3। ये जितने भी फैक्टर है ये वाले और ये वाले, इन्हें यहाँ लिख लेंगे। एचसीएफ क्या होगा? जो सब में हो, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ ले लेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी ले लेंगे, 3 ये रहा, 1 3 ये रहा तो ये ले लेंगे, 5 ये रहा, 5 ये रहा, तो ये आ गया एचसीएफ 90। देखो एलसीएम में कुछ भी नहीं छोड़ते, तो इसकी ट्रिक भी है कि 90 को ले लो, ये एचसीएफ ले लो, जो कॉमन है वो तो ले लिया हमने एचसीएफ के रूप में कॉमन या एलसीएम में, और जो बच गया उसे भी ले लो। जैसे जो हमारे क्या बच गए, ये 2 बच गए, 2 बार तो ये यहाँ लिख दिया, एक साथ ये बच गया, ये ले लिया, 3 2 बार ये बच गया, ये ले लिया, और 13। ठीक है, समझ में आया? एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो लेते ही हैं, और जो बच गया वो भी लेते हैं। एचसीएफ में क्या होएगा, जो कॉमन है सिर्फ वो ही लेते हैं, जो बच गया उसे नहीं लेते। इन दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है ना, तो हमने जो एचसीएफ लिया है, जो कॉमन था वो ये ले लिया 90, और जो एलसीएम में क्या करेंगे, 90 तो लेंगे ही, जो बाकी जो संख्या बच गया उन्हें भी लेंगे। ठीक है ना, यही तक था ये चैप्टर।